गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या है, देखिएगा। डिफिनीशन जाना जाए इम्यूनिटी का, द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, प्रतिरक्षा कहलाती है। देखिएगा, इम्यूनिटी के बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आज। इम्यूनिटी क्या है, तो सबसे पहले तो डिफिनीशन इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी का डिफिनीशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। हमारे शरीर की वह क्षमता, वह योग्यता जिसके वजह से हमारा शरीर रोगों से लड़ पाता है, रोगों से हमें बचा पाता है, उसी क्षमता को, उसी योग्यता को प्रतिरक्षा कहा गया है। यह जो प्रतिरक्षा होता है हमारे शरीर में, प्रतिरक्षा दो प्रकार का है। एक होता है जन्मजात प्रतिरक्षा, दूसरा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा क्या है? वह प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से प्राप्त हुआ हो, वह प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से प्राप्त है उसको जन्मजात प्रतिरक्षा, अंग्रेजी में इनेट इम्यूनिटी, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इनेट इम्यूनिटी या फिर बाय बर्थ इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा दो तरह का, जिसमें से पहला प्रतिरक्षा जन्मजात प्रतिरक्षा या फिर उसको सहज प्रतिरक्षा भी कहा गया है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या इनेट इम्यूनिटी। और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा जो है एक ऐसी प्रतिरक्षा है जो हमें सहज रूप से मम्मी पापा से जन्म के दौरान ही प्राप्त हो जाता है, तो उस प्रतिरक्षा को जन्मजात प्रतिरक्षा या सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। और एक प्रतिरक्षा जो यहाँ आने के बाद हम सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने पर वह प्रतिरक्षा हासिल करते हैं। तो जो प्रतिरक्षा जन्म लेने के बाद सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने से या वैक्सीन के संपर्क में आने से जो प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, उस प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। हम इसके बारे में विधिवत तरीके से चर्चा करने वाले हैं कि प्रतिरक्षा में जन्मजात प्रतिरक्षा किस तरह हमें सहायक है रोगों से बचाने में, और उपार्जित प्रतिरक्षा किस तरह सहायक है। तो इम्यूनिटी का डिफिनीशन क्लियर हो रहा है आपको। और इम्यूनिटी के डिफिनीशन के बाद इसके टाइप का हम जिक्र करेंगे कि इम्यूनिटी कितने टाइप का है। देखिएगा, इम्यूनिटी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक है इनेट या नॉन स्पेसिफिक, हिंदी में जन्मजात प्रतिरक्षा, और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा कितने तरह की? दो तरह की, जन्मजात और उपार्जित। डेफिनेशन नाम से क्लियर है कि वह प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से प्राप्त हो जाए, मम्मी पापा से मिले, उस प्रतिरक्षा को हम जन्मजात प्रतिरक्षा कहेंगे। और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है? यहाँ जन्म लेने के बाद हम अपने रहन सहन के कारण, सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने के कारण, वैक्सीन लगवाने के कारण जो प्रतिरक्षा प्राप्त करते हैं, वह प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। यहाँ से देखिएगा, जो जन्मजात प्रतिरक्षा है, यह जन्मजात प्रतिरक्षा को हम चार तरह के बैरियर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं।
हमारे शरीर में 4 तरह के अवरोधक हैं जो हमें जन्मजात प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। पहला है एनाटॉमिकल बैरियर, इसको बोलते हैं शारीरिक अवरोध। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, कारिकीय अवरोध। तीसरा है फैगोसिटिक बैरियर, और चौथा होता है इन्फ्लामेटरी बैरियर, हिंदी में इसको कहेंगे भक्षाणु अवरोध। चौथा है इन्फ्लामेटरी बैरियर। और हमारे समझने का प्रयास करेंगे। इनेट इम्यूनिटी या फिर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरक्षा, यह 4 भागों में क्लासिफाइड है। पहला है एनाटॉमिकल बैरियर। देखिएगा, क्लास 12 के बाद अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से कोई भी डिग्री लेने जाते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी। हमारे शरीर के संरचनाओं के बारे में विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको एनाटॉमी कहते हैं। और एनाटॉमी शब्द से बना है एनाटॉमिकल बैरियर, यानी हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं बनी हैं जो हमें रोगों से बचाने में सहायक हैं। और उन्हीं बैरियर्स को, उन्हीं अवरोधों को शारीरिक अवरोध कहा गया है। वह विशिष्ट संरचनाएं क्या हैं हमारे शरीर में, उसको जानने का प्रयास करिएगा। एनाटॉमिकल बैरियर में हमारा स्किन और हमारा जो म्यूकस है, यह एनाटॉमिकल बैरियर का सबसे मुख्य अवयव है। हमारी त्वचा को फर्स्ट डिफेंस लाइन कहा गया है। हमारे शरीर की बनावट में जो हमारी त्वचा बनाई गई है, यह हमारी प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। कोई भी सूक्ष्म जीव, कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी पैथोजन हमारे स्किन को भेद कर अंदर नहीं जा सकता है। इसका कारण क्या है कि हमारे स्किन में कीरेटिन प्रोटीन, एक प्रोटीन है, विशिष्ट प्रोटीन जिसका नाम है कीरेटिन, और वह कीरेटिन प्रोटीन जो है वह जर्म प्रूफ लेयर है। वह किसी भी सूक्ष्म जीव को शरीर में जाने से रोक देता है। और त्वचा में उपस्थित कीरेटिन प्रोटीन सूक्ष्म जीवों को शरीर में जाने से रोकता है। तो हमारा फर्स्ट डिफेंस लाइन के जैसा बिहेवियर किसका हो गया? स्किन का। यानी कि हमारी त्वचा जो है वह हमारे शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति है, कोई भी सूक्ष्म जीव को शरीर में जाने से रोक देगी। रीजन क्या है? अगर कोई पूछे कि स्किन हमारा फर्स्ट डिफेंस लाइन क्यों है, तो आप बताएंगे कि हमारे स्किन में कीरेटिन प्रोटीन है जो जर्म प्रूफ है, किसी भी सूक्ष्म जीव को अंदर जाने से रोकता है। अब देखिए, अगर स्किन हमारे सभी सूक्ष्म जीवों को अंदर जाने से रोक देता तो उस समय तो हमें किसी प्रकार का बीमारी ही नहीं होता। थोड़ा सोचिएगा, स्किन अगर जर्म प्रूफ लेयर है तो स्किन को भेद कर सूक्ष्म जीव अंदर नहीं जा पाएंगे। तो उस स्थिति में हमें कोई रोग ही नहीं होना चाहिए। लेकिन स्किन हर जगह नहीं है। स्किन हमारे शरीर के एवरी पार्ट को कवर नहीं करता है। और जहाँ भी हमारे शरीर में ओपनिंग्स बनी हैं, जहाँ भी खुला भाग रह गया है, उन्हीं ओपनिंग से सूक्ष्म जीव बड़ी आसानी से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उसको, वह ओपनिंग्स जहाँ स्किन नहीं है, उसको पोर्टल ऑफ एंट्री कहा जाता है। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब है कि रास्ता, एक द्वार, जहाँ से कोई भी सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश कर जाए। पोर्टल ऑफ एंट्री में
सबसे पहला पोर्टल ऑफ एंट्री हमारा माउथ ही होता है। आप जानते हैं कि अधिकांश बीमारियां कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, दूषित जल और भोजन से संचरित हो जाती हैं। कारण क्या है कि जब कभी हम फूड या वाटर ईट कर रहे हैं तो माउथ के थ्रू, और माउथ के थ्रू ईट कर रहे हैं तो यहाँ कोई स्किन तो है नहीं। अब स्किन नहीं है तो जर्म्स को इंटर करने का एक रास्ता मिला, एक पोर्टल मिला, जिस पोर्टल से कोई भी जर्म्स हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। वैसे ही हमारा नोज है कि नोज से हम लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं, तो अब नोज तो कवर्ड है नहीं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से भी जर्म जो है बड़ी आसानी से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हमारी आइज़ हैं, ओपन हैं, इसके ऊपर स्किन नहीं है, यहाँ से जर्म आसानी से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ईयर है, ऐसे ही एनल पार्ट है, यूरेथ्रा है, ये सब ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ से बड़ी आसानी से सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें किसी तरह के कोई सूक्ष्म जीव की से संक्रमण नहीं होता। कारण क्या है कि हमारा स्किन किसी भी सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर नहीं जाने देगा, हमारा स्किन सबको रोक देगा। फिर देखिए, अगर स्किन के अतिरिक्त सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो हमारे हर ट्यूबुलर पार्ट से, हर पोर्टल ऑफ एंट्री पर कुछ ना कुछ लिक्विड स्रावित होते रह रहा है। जैसे माउथ है तो वहाँ सलाइवा रिलीज हो रहा है, नोज है तो वहाँ म्यूकस रिलीज हो रहा है, ताकि जब कभी सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करें तो वह उस चिपचिपे पदार्थ में चिपक जाए माइक्रोब्स, या फिर अगर उस चिपचिपे सब्सटेंस में अगर एंजाइम है, लाइसोजाइम वगैरह प्रेजेंट हो तो बड़ी आसानी से सूक्ष्म जीव को मार सकते हैं। तो हमारे शरीर की बनावट इस तरह की बनाई गई है कि कोई भी सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश न करे। और आप बताइए कि हमारा जन्म हुआ तो हम जन्म से ऐसी बनावट लेकर न पैदा हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में यह जो हमारे शरीर की बनावट है, जो हमें रोगों से बचाने का काम कर रही है, यह हमारी सहज प्रतिरक्षा का हिस्सा है, जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा है। फिर दूसरा चीज कि ये जो फैगोसिटिक बैरियर आ रहा है, देखिए, सॉरी फैगोसिटिक नहीं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। देखिएगा, फिजियोलॉजिकल शब्द लिया गया है फिजियोलॉजी से। जैसे मैं आपको एनाटॉमी का डिफिनीशन बताया हूं, वैसे ही आपको समझाना है कि फिजियोलॉजी भी बायोलॉजी का एक ब्रांच है। फिजियोलॉजी is the branch of biology that deals with the function of our body। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को कार्यकी कहा गया है, फिजियोलॉजी कहा गया है। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। और फिजियोलॉजी में कौन सी ऐसी फिजियोलॉजी है जो हमें रोगों से बचाने के लिए सहायक है, तो उसके लिए देखिएगा दो चीज, फीवर एंड पीएच। हमें बुखार लगता है और हम सोचते हैं कि हम तो बीमार हो गए, जबकि बुखार हमारे शरीर का एक लोकल रेस्पॉन्स है। बुखार होता है वह हमारी प्रतिरक्षा का हिस्सा है। जब कभी कोई भी सूक्ष्म जीव वायु शरीर में प्रवेश करता है, जब कभी कोई भी सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है तो उस समय वह जीव हमारे शरीर में जीवित न रहे, उसके लिए हमारा शरीर अपना तापमान या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। आप जानते हैं फीवर का डिफिनीशन है द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाना या शरीर का तापमान घट जाना, यह दोनों स्थिति बुखार की स्थिति है। और बुखार की स्थिति में हमें यह दिमाग में क्लियर रखना है कि बुखार हमें इसलिए हुआ था कि जो भी इन्फेक्शन हमें लगा है, जो भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश किया है, वह सूक्ष्म जीव उस तापमान पे सर्वाइव न कर सके, ऐसा तापमान हमारा शरीर उत्पन्न करता है। हमारा शरीर इस तरह से अपना तापमान परिवर्तित करता है कि उस तापमान पर वह सूक्ष्म जीव जीवित न रहे, और हमें लगता है कि हमें बुखार हो गया। हमें बुखार होता भी है, फीवर उसी को कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर गया या फिर टेम्परेचर डिक्रीज कर गया।
टेम्परेचर का इंक्रीज करना या डिक्रीज करना यह हमारे प्रतिरक्षा का हिस्सा है। यह बहुत आवश्यक घटना है कि हमारे शरीर का तापमान बढ़े या घटे। इससे क्या होता है, जो भी सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश किए होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जितने पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, रोग फैलाने वाले जीव हैं, वह 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उनके लिए सबसे फेवरेबल टेम्परेचर होता है। और उनके लिए फेवरेबल टेम्परेचर न रहे, उसके लिए हमारा शरीर अपना टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज किया है। तो आपको ये समझना है कि हमारे शरीर में जो फीवर की घटना है, जो फीवर की क्रिया हो रही है, बुखार जो लग रहा है हमें, वह वास्तव में हमारे शरीर की एक तरह की प्रतिरक्षा है। और दूसरा चीज़, पीएच हमारे शरीर में भिन्न भिन्न जगहों का पीएच मान भिन्न भिन्न है। जैसे माउथ का पीएच 5 से 6 है, जो कि स्लाइटली एसिडिक है। फिर इसके बाद स्टमक में जाएंगे तो वहाँ पर पीएच 1 से 3 के बीच में है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच एल्कलाइन है। और अगर बैक्टीरिया कोई एसिड में सर्वाइव करने वाला होगा तो माउथ में बच जाएगा, स्टमक में बच जाएगा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक पीएच में सर्वाइव नहीं करेगा। अगर बेसिक पीएच में सर्वाइव करने वाला बैक्टीरिया है तो माउथ में ही किल हो जाएगा, स्टमक में ही किल हो जाएगा। तो इस तरह की प्रतिरक्षा हमारे शरीर में जो बनाई गई हैं, जिसमें हमारा शरीर कुछ इस तरह की क्रिया करता है कि सूक्ष्म जीवों को मार दिया जाए, सूक्ष्म जीवों से हमको बचा लिया जाए। तो ऐसे बैरियर्स को हम फिजियोलॉजिकल बैरियर, कार्यकी अवरोध कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखिएगा, जो तीसरा वाला है बैरियर, फैगोसिटिक बैरियर। देखिएगा फैगोसिटिक वर्ड जो बना है वो बना है फैगोसाइटोसिस से। किससे बना है? फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस क्या है? भक्षण। किसी भी सूक्ष्म जीव का, किसी भी रोग कारक का हमारे शरीर के कोशिकाओं के द्वारा भक्षण कर लिया जाना, उसको निगल लेना, वही प्रक्रिया फैगोसाइटोसिस कहलाती है। और फैगोसाइटोसिस के लिए हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट तरह की कोशिकाएं बनाई गई हैं, जिसमें आप नाम सुने हैं WBC का। WBC जो है हमारे शरीर में अब WBC आप ब्लड वाला लेसन पढ़े होंगे, आपको पता होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए। WBC जो है, इसमें मुख्य 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में 3 तरह की सेल हैं, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और एग्रेनुलोसाइट में 2 तरह की सेल हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट हैं, यह लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और कुल मिला के WBC की 5 तरह की सेल हैं, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये WBC की जो कोशिकाएं हैं, अगर कोई सूक्ष्म जीव हमारे रक्त तक पहुंच जाए, हमारे रक्त में पहुंच जाए, या फिर लिम्फ तक पहुंच जाए। लिम्फ क्या है? लसिका है। जब कभी हमारा स्किन डैमेज होगा तो इसके जस्ट नीचे कुछ वाटरी सबस्टांस आप देखे होंगे रिलीज होते हुए, पानी जैसा कुछ सबस्टांस रिलीज होता है। अगर हमारा स्किन खरुचा जाए तो उस समय जो वाटरी सबस्टांस आपको दिख रहा है वही लिम्फ है। और वह जो लिम्फ है, उस लिम्फ में भी WBC की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो यह जो WBC हैं, इन WBC का काम होता है कि अगर कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो यह सूक्ष्म जीव को निगल जाते हैं, उनका भक्षण कर जाते हैं, उनको मार देते हैं। और हमारे शरीर में इस तरह की विशिष्ट कोशिकाओं का उपस्थित होना, जो सूक्ष्म जीवों को निगल जाएं, उनको मार दें, वह आता है भक्षण अवरोध के अंतर्गत, फैगोसिटिक बैरियर के अंतर्गत। क्लियर है? फैगोसिटिक बैरियर के बाद लास्ट वाला जो बैरियर है हमारा, वह है इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी शब्द देखिएगा, शानदार चीज़ है। इन्फ्लामेशन पूरा एक जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ में आएगा आपको। जब कभी हमारे शरीर में अगर कोई वायरस प्रवेश कर रहा है, तो जो कोशिका वायरस से संक्रमित होगी, जो सेल वायरस से इन्फेक्ट होता है, वह सेल एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिलीज करता है।
जो सेल वायरस से इन्फेक्ट होता है वह एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिलीज करता है, प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन। बोर्ड एग्जाम का कई साल का क्वेश्चन रह चुका है कि इंटरफेरॉन क्या है। तो इंटरफेरॉन नाम याद रखिएगा कि इंटरफेरॉन एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन है जो ऐसे सेल से रिलीज किया जाता है, ऐसी कोशिकाओं से स्रावित होता है जो खुद वायरस से संक्रमित होती हैं। जो कोशिकाएं वायरस से संक्रमित होती हैं वह कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करती हैं, जो प्रोटीन अन्य कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाता है। तो ये अभी हमारे इन्फ्लामेशन का हिस्सा है। इन्फ्लामेशन में ही आप ये समझिएगा कि अगर हमारे शरीर की कोई भी सेल वायरस से संक्रमित होंगी तो वह सेल इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन रिलीज करने लगेंगी और वह इंटरफेरॉन प्रोटीन जो होगा अन्य कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाएगा। फिर इसके बाद अगर हमारे शरीर में कोई जानवर डंक मार दे, सांप काट ले, अभी नहीं कोबरा काट ले तुरंत जौन बाकी मर जाए आदमी, ऐसी स्थिति में नहीं, कोई कम विषैला जीव काट रहा हो, माने जो विष हमारे शरीर में छोड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमारी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं उस विष से। और जहाँ कोशिका प्रभावित हो रही होती हैं तो उन कोशिकाओं के पास जो रक्त में WBC हैं, बेसोफिल हैं, मास्ट कोशिकाएं हैं, यह सभी मिलकर हिस्टामिन नामक प्रोटीन स्रावित करती हैं। कौन सा प्रोटीन? हिस्टामिन। अभी मैं बता रहा था इंटरफेरॉन, अभी एक दूसरा प्रोटीन बता रहा हूँ, हिस्टामिन। हिस्टामिन प्रोटीन जो है, यह हिस्टामिन प्रोटीन जो कोशिका है जो संक्रमित हुआ है विष से, उस कोशिका की कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बढ़ा देते हैं। जितनी कोशिकाएं वहां पर संक्रमित हुई होंगी, प्रभावित हुई होंगी विष से, जहर से, उन सभी कोशिकाओं की जो कोशिका झिल्ली होगी, सेल मेम्ब्रेन होगा, उस सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा, पारगम्यता को बढ़ा देगा। और सेल मेम्ब्रेन की पारगम्यता बढ़ जाएगी तो उस स्थिति में वहाँ पर ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा। और जब ब्लड फ्लो तेज होगा तो उस स्थिति में वो पूरा जगह लाल हो जाएगा। जिस स्थान पर भी रेडनेस होता है, मान लिया मुझको यहाँ बिरनी काट ले तो इतना दूर लाल हो जाएगा, इतना दूर फूल जाएगा, सूजन हो माना उसी को सूजन कहेंगे, फूलेगा तो। फिर यहाँ का देखिए गर्म हो जाएगा, ये सब्सटेंस, यहाँ का हीट इंक्रीज हो जाएगा। यह सारे फेनामेना जो हैं ये इन्फ्लामेशन के अंतर्गत आते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उस स्थान पर जो हिस्टामिन प्रोटीन स्राव हुआ था, उस हिस्टामिन प्रोटीन के स्राव से कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बढ़ गई। और कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बढ़ेगी तो वहाँ पर ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो जगह लाल दिखने लगेगा। और ब्लड सर्कुलेशन तेज होने की वजह से वहाँ का हीट भी इंक्रीज कर जाएगा। और जब सेल परमिएबिलिटी इंक्रीज होता है तो सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के हेल्प से बाहर चला आता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के रूप में वो रहता है, जिसके वजह से वो स्थान फूल जाता है, सूजन आता है वहाँ पे। और यह सारी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में इसलिए हो रही थी कि अगर वहाँ ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा तो WBC अधिक मात्रा में वहाँ पहुँच पाएंगी, जिसके वजह से फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया तेज होगी और हम लोग वहाँ पर विष से बच सकेंगे। तो इस तरह की जितनी प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बनी हमें जन्म से प्राप्त है, ये हमें आसानी से सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रतिरक्षा को हम सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। क्लियर है? फिर देखिएगा उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है। उपार्जित प्रतिरक्षा, जब कभी हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने पर, माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आने पर, या फिर वैक्सीन के कांटेक्ट में आने पर हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा विकसित होती है उस प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। जो लड़का बचपन में जितना अधिक सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आया होगा या फिर जितना अधिक वैक्सीन लगवाया होगा, उसकी प्रतिरक्षा उतना ही अधिक होगी। आप जानते हैं कि गांव देहात के जो बच्चे हैं वह धूल मिट्टी में सूक्ष्म जीवों के संपर्क में अधिक होते हैं, जिसके कारण
गांव देहात के बच्चों में प्रतिरक्षा सबसे अधिक पाया जाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कोविड काल में अगर आप लोग आंकड़ा देखे हो तो आपको पता होगा कि सबसे कम प्रभावित हुए थे ग्रामीण लोग, क्योंकि ग्रामीण लोग हर तरह के कंडीशन से एडॉप्टेड होते हैं, सूक्ष्म जीवों की कांटेक्ट में अधिक से अधिक आए रहते हैं, जिसके वजह से उनका शरीर एंटीबॉडीज सबसे अधिक मात्रा में बनाए रखता है। और आपको पता होना चाहिए, एक बार अगर हमारे शरीर में किसी रोग का एंटीबॉडीज बनता है तो वह लंबे समय तक शरीर में बना रहता है। और बच्चा बचपन में जितना अधिक माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आया रहता है, उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन उतना मैक्सिमम हुआ रहता है। फिर उसके शरीर में मेमोरी सेल्स बनी हुई हैं, उस याददाश्त को बनाए रखती हैं कि कैसे उस सूक्ष्म जीव से लड़ा गया था। और जो हम वैक्सीन लगवाते हैं, वो वैक्सीन भी 2 तरह का वैक्सीन लगता है। एक वैक्सीन होता है जिसमें वायरस या वायरस सिक्रीशन को निष्क्रिय करके हमारे शरीर में भेजा जाता है, और हमारा शरीर खुद कुछ फंक्शन करके उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। और जो एंटीबॉडी बनते हैं, वह एंटीबॉडी जब एक बार निर्मित हो गए तो अब एक्टिव वायरस भी चाहे बैक्टीरिया शरीर में जा रहे हैं तो वह एंटीबॉडी उनको किल कर देता है, बड़ी आसानी से मार देता है। और उस तरह की प्रतिरक्षा हमारे शरीर में जो विकसित होती है उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा। और एक होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है? ऑलरेडी हम लैब में एंटीबॉडी बनाते हैं और वह एंटीबॉडी सीधे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। जैसे अगर कोई सांप काट रहा है तो सांप काटने के लिए आप ऐसा वैक्सीन देंगे जो हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाए, तब वो काम करे, तब तक उसका विष पूरे शरीर में फैल जाएगा और वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। तो सांप के विष के लिए ऑलरेडी पहले से एंटीबॉडी बनाया गया रहता है लैब में, और वह एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और शरीर में डायरेक्ट एंटीबॉडी को प्रवेश कराया जा रहा है, तो उस तरह की प्रतिरक्षा को पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। क्लियर है? धन्यवाद।